बाहर लड़के आए, मार के आए या मार खा के आए, घर में नहीं शिकायत लेकर। दरमियान में मसाइल ऐसे भी थे कि पीपल वर लाइक कि इसकी शादी नहीं हो सकती, इनके बाइक चलाती है। पीपल वर लाइक के इसको हमने तो फलां थाने में देखा था। जब इंटरव्यू हुआ तो 10 लोग सेलेक्ट हुए। फॉर्चुनेटली आई वाज द वन, क्योंकि मैं डिबेटर थी तो मैं कॉन्फिडेंट थी। बड़े मज़े के थ्रेट आते थे। आई रिमेंबर कि मुझे एक थ्रेट होता था कि आज तुम घर सही नहीं जा सकती। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। अभी ये 17 टांके यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 दफ़ा कान का पर्दा फटा है। रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़हनी कैफियत है। डिप्रेस स्टोरी करके आ रहे होते हैं कि आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता। ये समटाइम आप हार जाते हैं यार, ना फाइनेंस है, ना एप्रिसिएशन है, थ्रेट्स हैं और हर वक्त कत्ल। तो वो कोई मिडवे नहीं निकला तो उसने 15 कर दिया और फ़ोन पुलिस को ये कहा कि मेरे अब्बा मुझ पर तशद्दुद करते हैं। जितनी देर में पुलिस उनको लेके गई वो कॉन्फ्रेंट करके वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, द आयरन लेडी ऑफ मीडिया इंडस्ट्री दुआ मिर्ज़ा। कौन नहीं इनको जानता, सोशल मीडिया पर आकर इन्होंने धूम मचा दी। आज इनके जर्नी के हवाले से डिस्कस करेंगे और इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वो प्रोजेक्ट क्या है और इसका मॉडल क्या है और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। दुआ, आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो जर्नी है मीडिया इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ और ये जर्नी कैसा चल रहा है अब तक? एक्सीडेंटली नहीं आई, इसलिए अभी तक सरवाइव कर रही हूँ। बाय पैशन आई थी। आई वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नहीं जा सकी। आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने कहा कि मेडिकल नहीं पढ़ना बिकॉज आई वाज नॉट अ बुक पॉम। लेकिन सबसे बड़ी थी तो आई हैड टू फाइट विद द वीएन के इंडस्ट्री जो है वो शोबिज़ नहीं है, वो रिपोर्टिंग भी है। तो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट क्योंकि मैं हाफ़िज़ा कुरान भी थी और उसमें फिर मीडिया ज्वाइन करना मुश्किल था। लेकिन फैमिली को मनाया, खैर मैस कॉम किया। और फिर नुकसान ये हुआ कि आई वाज द एल्डर वन, तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ ऐसा करना था जिसमें मुझे इंश्योर करना था कि जो ऑप्ट मैंने किया है प्रोफेशन वो ठीक करियर की तरफ जाएगा, वो जॉब नहीं है, वो करियर है। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर से ही सिटी 42 ज्वाइन किया और फिर द जर्नी बिगेन। फिर 3-4 नेशनल चैनल्स में काम करने के बाद नाउ आई एम वर्किंग विद जियो। तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही और सबसे ज़्यादा मुखालफत किसकी रही फैमिली में से? एक्चुअली सपोर्ट जो हमारे माशरे में होती है, पेरेंट्स ऑब्वियसली सपोर्टिव हैं। तो आई एम सिटिंग ओवर हियर, मेरी एक कज़न है, शी वाज वेरी सपोर्टिव। लेकिन सपोर्ट मुझे लगता है सिर्फ आपकी विल की होती है, बिकॉज पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है कि वो आपको परमिशन दे दें। आपके दोस्तों की सपोर्ट ये होती है कि वो आपको उस तरह से आप पर क्रिटिक ना करें जैसे बाकी लोग करते हैं, आपको टॉन्ट ना करें। लेकिन जिन मुश्किल रास्तों से गुजरना होता है वो सिर्फ आपने गुजरना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई उठाने आता है, ऐसा नहीं होता कि आपके हार्ड टाइम में कोई आपको ये कहता है कि यार कुछ नहीं होता, आई एम हियर। कोई भी नहीं होता। इवन पेरेंट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स का एग्जैक्टली वो एक्सपोजर नहीं होता। व्हाट दे कैन डू कि वो आपको ये बता सकते हैं वी आर एट योर बैक, बी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स ये करते हैं कि वो सिर्फ काउंसल करते हैं और वो ये बताते हैं कि कोई मसला नहीं है, जो कर रहे हो वी ट्रस्ट यू। और अगर बच्चा भी उस कैपेसिटी का है तो ये कॉम्बो बहुत अच्छा बन जाता है और फॉर्चुनेटली ये रहा मेरे साथ। दुआ मिर्ज़ा इस फील्ड में आई तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर फीमेल। तो दुआ मिर्ज़ा ने कैसे टैकल किया? हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरती से, और मैं कहता हूँ कि फील्ड में काम किया कि मर्द पीछे रह जाते हैं और दुआ मिर्ज़ा आगे है। हम अक्सर वो आपकी पिक्चर्स भी वायरल होती हैं, आप बाइक पे जा रही हैं अकेले ही, और जहाँ भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप आगे आगे हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस कैसे आया और आपने कैसे सोचा कि मैंने इन सारी हर्डल्स को ओवरकम करके मैंने फ्रंट फुट पे आके खेलना है? आई एम सो हम्बल्ड एंड आप यकीन करेंगे सिर्फ यही अर्निंग है कि लोग अच्छा फीडबैक देते हैं। मुश्किलात इतनी ज़्यादा थी बिकॉज स्टीरियोटाइप बहुत ज़्यादा था। मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं हाफ़िज़ा कुरान थी और उसमें फिर मीडिया था। फिर मीडिया में मैंने ये चूज़ किया कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करनी है, विच वाज अ स्टीरियोटाइप व्हिच इज़ एन एलिफेंट चेन। बहुत मुश्किल था। और फिर मैंने कहा कि मैंने बाइक चलानी है, तो वो सारे उल्टे काम थे जो मैंने सीधे करके करने थे। आपने वो सारा जो एक होता है एक बैरियर्स, वो उनको ब्रेक किया, वो ब्रेक करना था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बगावत करके नहीं करना, ऐसे करना है कि जिस दिन आप कामयाब हो उस दिन तालियां बजाने वाले आपके अपने लोग भी शामिल हो। ऐसा ना हो कि आप ढूंढ रहे हो कि माँ बाप किधर हैं, घर तो छोड़ दिया था उस वक्त और जो दोस्त थे वो भी छूट गए थे क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो नहीं है। तो उसमें मैंने सीखा फिर ये कि इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई ऑल कुड बी टेकन अवे। सो आपको एक तो हम्बल रहना है,
दूसरा, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने ये सीखा कि येस कहाँ कहना है और नो कहाँ कहना है। फिर उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने एक कोर्स किया बाकायदा, सीपीओ की सर्टिफिकेशन की, जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 ख़वातीन ने की हुई है। अच्छा। आई एम द सेकंड फीमेल, पहली नादिया हैं, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। तो उसमें मैंने फिर ये सीखा कि सेफ डिस्टेंस पे रहकर ऐसी रिपोर्टिंग कैसे करनी है जिसमें आप अपने आप को डिटैच करके रियलिटी से रिपोर्ट भी कर रहे हो और ख़ुद उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बने। तो उसमें क्योंकि बीइंग अ फीमेल आपको पता है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि आपको देखकर कोई बहन या बेटी कहते हुए हिचकिचाए नहीं, कोई भी आपको एक्सेप्ट कर सके किसी भी क्राउड में और फ़ख्र से कह सके कि अच्छा ये बेटी है या बहन है, रिश्तेदार कहीं मिल जाए कोई भी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ, लेकिन दरमियान में मसाइल ऐसे भी थे कि पीपल वर लाइक कि इसकी शादी नहीं हो सकती, इनके बाइक चलाती है। पीपल वर लाइक के इसको हमने तो फलां थाने में देखा था। तो थाना वाज अ बिग रेड फ्लैग कि अगर आप कोई लड़की थाने में तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो तो एक कंप्लेंट सेल है, वो तो एक स्टेट की जगह है जहाँ पर अगर आपके साथ ज्यादती होती है तो यू गो देयर, यू फील सिक्योर। लेकिन हमारे यहाँ माहौल ऐसा, ऑब्वियसली थानों का माहौल भी ऐसा है, फिर सोसाइटी की ग्रूमिंग नहीं है। तो उसके साथ साथ मैंने काउंसिल लाजमी किया और आज ये आलम है कि बहुत सारी खवातीन मुझे कॉल करके कहती हैं कि हम अपनी बेटियों को क्राइम बीट में भेजना चाहते हैं और हम इसलिए सेफ फील कर रहे हैं बिकॉज आपने की है तो ये इतनी खतरनाक नहीं है। सिटी 42 से आपने जर्नी का आगाज़ किया, वो जर्नी कैसा था जब आप मीडिया में आई? पहले दिन आपके हाथ में सिटी 42 का लोगो, वो फीलिंग्स क्या थी? और जब आपको पता चला कि आपकी जॉब हो गई है, सबसे पहले किसको बताया और उसके बाद फिर ये सफ़र अभी तक चल रहा है, तो जो इनिशियल फीलिंग्स है वो क्या थी? वो फीलिंग्स बहुत मज़े की थी। उसकी रीज़न ये है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर था और सिटी 42 में इंटर्नशिप की कॉल हुई तो 150 बच्चों ने अप्लाई किया है। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, तो मैं तो फॉल ही नहीं करती थी उसमें। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो 10 लोग सेलेक्ट हुए हैं। फॉर्चुनेटली आई वाज द वन, क्योंकि मैं डिबेटर थी तो मैं कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो आजकल वज़ीर आला हैं, उन्होंने फाइनल इंटरव्यू लिया था एंड ही सेड कि मैं आपको कॉन्फिडेंस की बेस पे ही रख रहा हूँ, आई होप आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। नहीं करते और उन्होंने मुझसे पूछा था फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी से जब आप पास आउट होते हैं देन आपको प्रेफर किया जाता है। आप ऐसे मतलब मीडिया अच्छा ऐसा नहीं होता है। सी जब जो आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे होते हैं ना उसमें यू कैन ऑलवेज अप्लाई, क्योंकि आप पढ़ भी वो रहे होते हैं, लेकिन उसमें जिम्मेदारी होती है कि आपने यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी होती है, फिर ऑफिस भी आपने प्रॉपर्ली टाइम देना होता है, आपका करियर का बिल्कुल स्टार्ट होता है। तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। बल्कि उस वक्त क्योंकि इंटर्नशिप थी, 3 महीने की इंटर्नशिप थी, फिर उसमें से लोग सेलेक्ट होने थे, तो वो लोग 3 लोग हम इनिशियली सेलेक्ट हुए थे। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उन तीनों में थी, टॉप 3 में थी। फिर वहाँ से जॉब हुई और फाइनेंस था नहीं एंड आई वाज द एल्डर वन, तो आई यूज्ड टू टीच ट्यूशंस एट दैट टाइम। मैं 7 अपार्ट फ्रॉम दिस यस एग्जैक्टली, क्योंकि इंटर्नशिप में तो वो पे नहीं करते थे यूनिवर्सिटी भी मैनेज कर और पढ़ाती भी, साथ पढ़ाती भी, बिकॉज वो फाइनेंस भी मैनेज करना है। तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, लेकिन बहुत मजे की थी। आपने सिटी 42 में काम किया, आपने 92 न्यूज़ में काम किया, आपने डेली पाकिस्तान में काम किया, आपने पब्लिक न्यूज़ में काम किया एंड नाउ यू आर वर्किंग इन जियो न्यूज़, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क। इन सब में से ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ पर आया? किस इदारे में आपने काम किया? ये बहुत मज़े का इदारा था, यहाँ की इनकी पॉलिसीज़ और जो प्रोटोकॉल बाहर जाके मिलता है। यार जियो पे जाते तो ज़रा और प्रोटोकॉल है, फील्ड में जाके डेली पाकिस्तान की तरफ से जाते तो ज़रा और मज़ा कहाँ पे आया? अच्छा मज़ा तो खैर जियो का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, वो अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा सिक्योर करते हैं और ऑनर बहुत करते हैं, प्लस एम्प्लॉय की एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो मुझे मज़ा आया वो पब्लिक में सबसे ज़्यादा आया, बिकॉज अभी तो खैर जियो में कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करियर स्टेबल है। उसका करियर का स्टार्ट था और पीक पे बस फ्लाइट लेनी थी और क्राइम बीट का शौक था, तो पब्लिक ने मुझे पहली दफ़ा क्राइम बीट दी थी, इसलिए वो मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर लॉन्च हुई थी मार्केट में और वो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे। फिर स्कूटी तब नई नई ली थी, तो वो स्कूटी पे जाना और फिर वो बाकी चूँकि सारे मेल डोमिनेंट बीट थी, बाकी मेल्स के साथ कम्पीट करना, खबरों पर लड़ाई होना और बड़े मज़े के थ्रेट आते थे। आई रिमेंबर के मुझे एक थ्रेट होता था कि आज तुम घर सही नहीं जा सकती, आज तुम जिंदा नहीं जाओगी। ये तो हम ड्रामा में देखते होते हैं। तो वो बहुत मज़े के थे, इसलिए मैंने बड़ा एंजॉय किया उस टाइम को। तो कोई ऐसा क्राइम बीट के दौरान इंसिडेंट जो आपको यादगार हो कि यार ये मतलब कुछ हटके हो गया था? हालांकि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लेकिन ये कुछ चला गया। यहाँ पे आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अब आपने इतने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे पता नहीं चला कोई क्योंकि मजेदार बताना है, आपने टेरिबल वाकया आपने
क्राइम बीट को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि आपके लिए मसला ही कोई नहीं है क्राइम बीट करना। अच्छा, वो मतलब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग साथ साथ में बहुत ज्यादा लेती रही, मतलब मैंने सीपीओ किया, प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग भी लेती रही, फिर रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ी ज्यादा ट्रेनिंग इसीलिए ली ताकि वो टैकल करना इजी हो सके। वाकयात तो बहुत सारे हैं, अभी ये 17 टांके यहाँ पर लगे हुए हैं, अच्छा, 2 दफा कान का पर्दा फटा है फील्ड के दौरान, और फील्ड के दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन में कान का पर्दा डैमेज हुआ था, फिर एक दफा हिट हुआ था, डबल मर्डर स्टोरी करके आ रही थी तो बाइक हिट हुई थी, वो बाद में सेफ सिटी के कैमरे से पता चला कि वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज प्लान्ड हिट, टारगेट किया गया। एग्जैक्टली वो मसाइल होते हैं, लेकिन मैंने जितना मिनिमाइज करने की कोशिश की वो की, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई थ्रेट नहीं आया जिसमें ये मसला हो कि फैमिली को कोई इशू होगा। मैं इसी तरफ आने वाला था कि मतलब जब आपके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए तो फैमिली ने कहा नहीं कि बेटा घर आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है, बस बहुत हो गया। अच्छा, हमने सीखा यही है, अपनी लड़ाई बाहर लड़के आए, घर में बात नहीं आनी चाहिए, घर पता ही नहीं चलना। ना 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 ना, बाहर लड़के आए, मार के आए या मार खा के आए, घर में नहीं शिकायत लेके आए। ये बड़ा जरूरी था, वरना अगर एक दफा भी घर में आ जाती तो ऐसे ऐसे खौफनाक इंसिडेंट भी हुए हैं। जब मुझे ये स्टिचेस लगे और ये हिट था तो 2 दिन घर वालों को पता भी नहीं चल सका। फैमिली लाहौर से नहीं, फैमिली लाहौर से ही है। आई प्लान्ड इट इन अ वे कि मतलब असाइनमेंट है और वो थोड़ा सा लेट है, कोई शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा स्टेबल हुई तो फिर घर वालों को पता चला तो फिर वो तो अभी तक आज ही पता चला उनको कि प्लान है एक्सीडेंट। ये आंटी ये देख लें, बच्ची को हटाएं, कौन से गाँव में पड़ गई है, कोई देखें इसका। अच्छा, फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं होता अब शादी करनी है, बस बहुत हो गया फील्ड में? अच्छा, शादी का प्रेशर, मेरी मदर खुद वर्किंग लेडी हैं तो उनको अंदाजा है कि करियर, खैर वो शादी से ना मैं इस बात पर हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए, लेट करनी चाहिए, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। नहीं, शादी की यही एज होती है 24, हाँ, टाइमली होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो प्रेशर बाकी लोगों की तरफ से है ना, वो रोज पिंच करते हैं मदर को, उस तरह पिंच नहीं करना चाहिए। अब देखें ना, शादी तो तभी होगी जब कोई अप्रोप्रिएट रिश्ता आएगा, और मैं इसकी भी बात नहीं कर रही कि अगर मैं स्टेबल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मिलियंस कमाता हो, या मैं जॉब करूंगी, या मैं घर लेट आऊंगी, ये वाली रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा मुझे लगता है कि सोसाइटी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, रेलेवेंट घर वालों को बार बार पूछना नहीं चाहिए, लोग डिप्रेस होते हैं, स्पेस देनी चाहिए। डिप्रेशन से आपने बात की, जिस तरह आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, बल्कि आपने तो स्टार्ट कर दिया ना, उसको लॉन्च कर दिया है, उस पर भी आप वर्किंग करें। उससे पहले डिजिटल मीडिया ना, इसमें हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डिजिटल के ही चल चुके हैं और उनकी जो वर्किंग वो टोटली डिफरेंट है। मतलब वो शायद व्यूअर्स को ना पता हो, लेकिन वो पेड कंटेंट, वो मतलब किसी को कुछ पैसे दे के वो स्क्रिप्टेड स्टोरी, उनको व्यूज आगे डॉलर्स में पेमेंट होगी और किसी को 200-400, तो मतलब मेरा ख्याल है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे ना। अब अगर हम लोगों को ये लगता है कि इससे व्यूज आते हैं, लोग देखना ये चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब कैमरे के सामने होते हैं तो आपकी प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू आर द मिरर एंड इमेज ऑफ द सोसाइटी, जो आप पोर्ट्रे करेंगे। अब मैंने ये देखा कि शुरू में जब ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट होना शुरू हुई जिसमें हम कहते थे कि बाप ने, चाचा ने रेप कर दिया, तो उससे एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई, क्योंकि आपने उस स्टोरी को किया इस अंदाज में कि लोगों को लगना शुरू हो गया कि अच्छा यार, ये तो होता है, हुआ है, ये यूजुअल बात है, कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तो इसका मतलब सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन है ना। आप कंस्ट्रक्शन में अगर किरदार नहीं अदा करे तो खुदारा ये मुआशरा वैसे ही इतना बिगड़ा हुआ है, इसमें मजीद बिगाड़ पैदा करने की कोई भी स्पेस नहीं बचती। दुआ, आपके इस प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। ये प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्ड्स को बताएं कि प्रोजेक्ट है क्या, और फिर ये बताएं कि इसका आइडिया कहाँ से आया और कैसे ये ख्याल आया कि मुझे ये अब काम करना है। चूँकि मैं जर्नलिज्म में एक्सीडेंटली नहीं आई थी, मैंने इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ किया था, और जब रिपोर्टिंग करना स्टार्ट की तो ये समझ आई कि ब्रेकिंग न्यूज़ से ज़्यादा दौड़ सिर्फ ये है कि आप 1 फॉलोअप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और उसके अलावा व्हेन यू कम अप विद अ डे कि आपने पूरा दिन क्या किया, तो आपको समझ आती है अच्छा आपने 2 रेप स्टोरीज कवर की थी, 1 मर्डर स्टोरी कवर की थी, अच्छा सब्जियों के रेट बता दिए थे, और एक जगह आपने बताया था कि पानी जमा हुआ है। सही है, आपने अगले हफ्ते उसका फॉलोअप दिया था, उसके बाद उस पर काम नहीं हुआ क्योंकि कभी हुकूमती नुमाइंदा नहीं था, कभी कोई और नहीं था, या उस सिस्टम पे कोई आपने इम्पैक्ट नहीं डाला। इंडिविजुअल आपका क्या किरदार है,
आप आवाज़ उठाते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन मुझे हमेशा ये बात तंग करती थी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि मेरी क्रिएटिविटी हो या जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो दुआ मिर्जा की पहचान जो बन जाए। पहचान ना बने, लेकिन कम से कम व्हेनेवर आई डाई तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो कि मेरा सोसाइटी में ये कंट्रीब्यूशन है। मैंने कुछ रोल प्ले किया है exactly. सोसाइटी की तो बैटल। उसके लिए अब ज़ाहिर फाइनेंस नहीं है, अभी तो हम अपनी भूख की ज़ाहिर जंग struggle लड़ की रहे phase। हैं, अभी तो सिर्फ रोटी की जंग है, उसके बाद असासे बनाना तो अच्छा, खैर ये हमारे तासुब पाया वाले जाता टाइम है। में। हमारे इसी बात से एक क्वेश्चन निकला कि जो जर्नलिस्ट होते हैं खासतौर पर जो डिजिटल मीडिया के हैं, तो यूट्यूब से बड़ा पैसा छाप रहे हैं, फेसबुक भी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, स्पॉन्सरशिप्स हैं, इसका हकीकत क्या है इसके पीछे? हकीकत ये है कि मुझे तो खैर अलाउ ही नहीं है यूट्यूब और फेसबुक, हाँ। इसलिए मेरा सब कुछ वो सैलरी वो है, और salary वो है। सैलरी जो है वो 6 डिजिट भी नहीं है। 6 डिजिट भी नहीं है? भी नहीं है। ना मैं करें। आपको अगर एक अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो मैंने 92 न्यूज 2020 में 92 न्यूज़ 90 नहीं 92 न्यूज 2020 में 23,000 रुपए पे छोड़ा है, रिजाइन किया 23,000 2020 में 92 न्यूज 92 23,000 न्यूज़ रुपए पे छोड़ा है। 23,000 रुपए छोड़ा और है। अगर आप 5 मिनट लेट होते हैं तो आपकी सैलरी भी कटती है, तो इट बिकम्स लाइक 22,000 रुपीज पर मंथ। और डेविस रोड से भूपतिया चौक बाइक पर डेली जाना है और डेली आना है, ये तो सिर्फ पेट्रोल के पैसे हैं। पेट्रोल के पैसे। एग्जैक्टली। हैरान तो कर ये दिया इश्क आपने। नहीं है आसान। जी बिल्कुल। तो ये फिर जो फील्ड है, मतलब ये फाइनेंस जनरेट शायद- नहीं करती, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं ना कि आप हाई जॉब मैसेज कर है, रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे उन व्यूअर्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैस कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स हैं, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में रखें, नहीं ना रखें, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं, का बड़ा मार्जिन है। माइंड में ये रखें कि इसमें जो फाइनेंस है वो उस तरह से आपको स्टेबल नहीं कर सकता। एक्चुअली अगर आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फिल्म मेकिंग में बहुत पैसा है, ड्रामा मेकिंग में बहुत पैसा है, और ऐसा वीडियो कंटेंट बनाने में बहुत पैसा है, जैसे अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स है ना, यानी अपार्ट फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम नहीं, दिस अ पार्ट ऑफ मीडिया लेकिन इंडस्ट्री, वो जरा कैटेगरी चेंज हो जाती है, कैटेगरी न्यूज़ चेंज से है। हटके हम रिपोर्टिंग में पैसे नहीं है, रिपोर्टिंग में पैसे नहीं है, या शायद बड़े रिपोर्टर्स लेते भी हों, खैर मैं जिस लेवल पे उसमें पैसे नहीं। तो तो तकरीबन उसमें 6-7 साल की तो जर्नी आपकी हो गई। 7 साल हो गए 7 साल exactly। की। तो अभी भी 6 डिजिट क्रॉस नहीं क्रॉस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं क्रॉस किया, और कोई तो कॉइन की भी आप करप्शन नहीं है, मतलब करप्शन हाँ, नहीं है ये उसमें, बात कोई सही, कॉइन ये की भी करप्शन नहीं है। हालांकि जो जिस तरह की आप स्टोरीज करते रही क्राइम में, तो बहुत ऑफर्स होती हैं, बहुत ऑफर्स होती हैं, हाँ, बहुत ऑफर्स होती हैं। 50 लाख की ऑफर हुई नहीं 50 लाख की ऑफर कभी भी नहीं हुई, मैक्सिमम 5 लाख की हुई है, और 2 लाख ये स्टोरी की, रोक दो उसको, बाकी 30,000 40,000 रुपए ये तो तो routine की बहुत बात रूटीन की तो बात। कभी दिल में आया नहीं यार इदारा क्या देता है, 92 न्यूज़ 23,000 देता है, सारे तो पेट्रोल में लग जाता है, चलो जिंदगी है, कोई गाड़ी शाड़ी और लग्जरी वो लाइफस्टाइल अल्लाह ताला गुजारने को दिल करता है। नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ी तरबियत की है साथ साथ, वो साथ साथ क्योंकि जॉब मिलती रही है, पार्ट टाइम जॉब करती रही हूँ हमेशा, किसी प्रोडक्शन हाउस में जॉब की है, कभी ट्यूशन पढ़ाया है, कभी ओ लेवल्स पढ़ाया है, जब पैसे वहां से पूरे हो जाते हैं दैट्स फाइन, जरूरत चलिए नहीं। वापस आते हैं हम उस अपने इस इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक की तरफ। इस जर्नी के बारे में आप बता रही थी, प्रोजेक्ट का नाम क्या है और इसकी वर्किंग क्या है? ओके, व्हाट आई हैव स्टार्टेड, मैं हमेशा अपना कुछ करना चाहती थी, और अपना कुछ ऐसा जिसमें मैं सर्व कर सकूं, वो एक्सपीरियंस जो कि मैंने गेन किया, या वो ऑब्जर्वेशंस। अब चूंकि मैंने सीपीओ भी किया हुआ खुद, और क्राइम स्टोरीज 7 साल लगातार की और बेतहाशा की, तो उसमें मुझे ये पता चला कि रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़हनी कैफियत है। अगर वो मुतवाज़न है, उसमें बैलेंस है, तो यू आर ओके। और जितना भी क्राइम मैंने देखा उसमें मैंने लोगों को बड़ा मेंटली डिसेबल देखा। डिसेबल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो जज्बात, या आप ये नहीं कह सकते गुस्से में आके लोग ऐसे करते हैं, बल्कि फ्रस्ट्रेशन में करते हैं। फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है स्ट्रेस या एंग्जाइटी से। एंग्जाइटी आती है आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है या सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस था, उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस था, उसमें किसी का मर्डर था, उसमें नशे पे लग जाना था। फिर आई एम द ग्लोबल यूथ एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल, तो उसमें मैंने देखा कि लोग अब फैशन के लिए भी टबैको यूज़ नहीं करते। लोग स्ट्रेस या एंग्जाइटी को डाइवर्ट करने के लिए टबैको यूज़ करते हैं, वो स्मोक करते हैं। उसमें उनको कोई सुकून नहीं मिल रहा होता, सिर्फ वो डाइवर्ट हो रहे होते हैं या एक पाथ पे सोच रहे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाट आई वांट टू वर्क ऑन मेंटल हेल्थ। उसकी रीज़न बड़ी ये थी कि मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरी, और शायद किसी हद तक गुजर रही हूँ अभी भी, क्योंकि मुझ पर बड़ा प्रेशर है। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, आई लाफ लाउड, आई राइड बाइक। मैं अगर बाइक चलाती हूँ तो या तो मैं उस लिबरल कोटे में आ जाती जिसमें मुझे परवाह ना होती। मैंने तो उस एथिक्स को बांध के रखना है, और मैं ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरे चाचू, मेरे मामू जहाँ भी मुझे सड़क पे देखें वो मुझे ओन करें, वो नजरें ना चुराएं।
तो उन सारी चीजों को लेके चलना, और फिर आप प्रेशर अपनी मतलब समटाइम ऐसा होता है कि आप ऐसी डिप्रेस स्टोरी करके आ रहे होते हैं कि आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता, या समटाइम आप हार जाते हैं कि यार ना फाइनेंस है, ना अप्रिसिएशन है, थ्रेट्स हैं, और हर वक्त कत्ल, हर वक्त कोई ऐसी स्टोरी जो कि आपको पिंच कर रही है। तो आपके पास कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई हॉबी ऐसी नहीं है, आपके पास टाइम ऐसा नहीं है, या आपके पास लग्जरीज नहीं है, तो फिर आपके पास मार्जिन ये भी नहीं है कि आप मुस्कुराहट भी चेंज कर ले, क्योंकि तो आपका अपना डिसीजन है। आप कोई ऐसे नहीं ले सकते, आपको छुट्टियां टाइम पे नहीं मिलती, क्योंकि आप उस मेल ईगो को हर्ट करके अगेंस्ट खड़े हुए हैं ना, कि ऐसी लड़कियां भी होती हैं, कोई बात नहीं, आपका लहजा नरम नहीं है। तो वो सारी चीजों को तोड़ना वॉज नॉट ईजी। वो लिबादा ओढ़ना नहीं था, वो एक्चुअली मैंने अपनी तरबियत की कि मुझे इस तरह का बनना है, क्योंकि सर्वाइवल इस तरह में है। और मैं ऐसी अगर ना होती या मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो शायद मैं बहुत सारी उन लड़कियों की नुमाइंदगी ना कर पाती जो कि वो करियर परसू करना चाहती हैं जहाँ पे आप नहीं कर सकते इस सोसाइटी में रहते हुए, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। फिर मैंने जड़ ये निकाली कि ये मेंटल हेल्थ इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन अब फाइनेंस नहीं था, कुछ नहीं था, अब क्या करें। और मुझे लगता था कि आजकल तो हर बंदा मर रहा है, मैंने बहुत सारी डेथ्स ऐसी देखी, बल्कि मेरा अभी कज़न 22 ईयर्स का, ही गॉट डाइड बहुत सडनली। तो उसके बाद आई फाउंड कि यार अगर मैं कल मर जाऊँ ना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो बीज लगा दूँ। 3 साल पहले आई मेड अ पेज दुआ पता लगाओ, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने बनाया था कि ऐसी स्टोरीज को हम ढूंढेंगे जिनकी FIR नहीं होती, जो मेंटल ट्रॉमा का बाइस बनती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लड़की जिसका स्कूल से आते हुए किसी ने दुपट्टा खींच लिया हो और वो घर आके नहीं बता सकती बिकॉज उसने कल भी जाना, और कौन उसकी बात समझेगा। कोई ऐसी बच्ची जिसको किसी बड़े ने प्यार किया और उसको अच्छा ना लगा हो, उसके सर पे प्यार किया, उसको अच्छा ना लगा हो, वो नहीं बता सकती, उसकी FIR भी नहीं हो सकती। तो वो जो मेंटल ट्रॉमा उसके अंदर डेवलप हुआ, या उससे वो कैसे निकली, वो क्यों निकलेगी, या उसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनालिटी में क्या आया, इस हवाले से मैं काम करना चाहती थी। मैंने अब दुआ पता लगाओ को शिफ्ट किया एक सॉर्ट ऑफ मोबाइल रिहैब में, जिसमें लोग रहेंगे नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की, तकरीबन 15 अभी तक हो चुके हैं, 15 साइकोलॉजिस्ट से और लाइफ कोच से, कि आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ, आप फाइनेंशियली साउंड हैं। What I'll give you the media hype, obviously, कि आप काम करें for the sake of welfare, obviously, क्योंकि बार्टर करना है ना आपने, आप ना मेरे पास पैसे हैं, ना देने के पैसे हैं, ना लोगों से लेने के पैसे हैं। क्योंकि जब भी हमने कैंपेन की, जब भी हमने इस पर बात की, मेंटल हेल्थ पे सेमिनार्स करवाए बेतहाशा, तो उसमें लोग कहते थे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अब मेरे जब सैलरी 25,000 रुपये है, पेट्रोल इतना महंगा है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो मैं अपने शोहर को, भाई को, बाप को मनाऊं साइकोलॉजिस्ट के लिए। अगर वो मान भी जाएं तो फिर मैं 5,000 रुपये कंसल्टेशन फीस कैसे लाऊं। वो हमारे यहाँ हमेशा ये होता है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी मार्केटिंग कहीं और चली जाती है। जैसे ही लोगों ने इस पर बात करना शुरू की कैंपेन के बाद कि हम डिप्रेस हैं, स्ट्रेस में हैं, चले जाते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर्स को याद आया कि हम तो साइकोलॉजिस्ट हैं। एक पेशेंट आया, वो एंजाइटी में है किसी वजह से, और आपने उसको रास्ता दिखा दिया कि यार तुम्हारे मसले का हल ना ये FIA है, तुम साइबर क्राइम विंग के लिए जो है वो जाओ, वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी। आपने तो उसको भेज दिया, अब वहां पे आपकी बात सुनी जाए ना सुनी जाए, तो वो तो बंदा फिर 0 पॉइंट पे ही है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ ब्रिज नहीं कर रहे, हम उसको प्रॉपरली उसके साथ फॉलो अप में रह रहे हैं। उसकी रीजन क्या है और मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यही करती हूँ। बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, फोन करते हैं, फलां चीज नहीं हो रही, बता दें, समझ नहीं आ रही, कैसे करें, फॉलो अप कैसे करें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप किसी को कॉल करके कह देंगे सर देखें जेन्युइन केस है, प्लीज इसको देख लें। वो लिंक्स और वो PRs तो हैं। बहुत सारे ऐसे मीडिया फेलोज ने भी वॉलंटियर किया मुझे, बिल्कुल ऑनर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे वॉलंटियर किया कि यार हमारी सर्विसेज जब चाहिए हो तो आप हमें प्लीज बताएं। अब जेन्युइन अगर केस है तो हम वैसे भी तो कर रहे होते हैं। अगर हम ओपनली इन्वाइट कर देंगे यार इफ यू आर डिप्रेस, अगर आप किसी मसले में हैं एंड इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प तो कम टू मी, पे द कंसल्टेंसी फीस। कंसल्टेंसी फीस की भी हजारों रुपए लोग चार्ज करते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ इन 2 मार्केट्स को टारगेट करना चाहती हूँ कि इसको नॉर्मलाइज होना चाहिए, एलिफेंट चेन को टूटना चाहिए और लोगों को बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक अलग ही कैटेगरी बन गई है ना, जो स्पेशली माजरत के साथ आप जो साइकेट्रिस्ट लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मतलब आप भी यार नॉर्मल, पहले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कोई आसमान पे वो जो है ना उठाया हुआ है सारा कुछ, तो आप तो इनसे भी 2 हाथ आगे हैं। फिर मेडिसिन तो नहीं लगाना चाहिए, बात तो करें, नेगोशिएट तो करें। और मेरे ख्याल में 90% जो प्रॉब्लम्स हैं आपको बात करने से आपको सॉल्व, बिल्कुल। और आपके अंदर का जो गुबार है, जो आपके अंदर जो एक वो भरा हुआ है, वो जब आपने किसी के सामने बयान कर दिया
तो मेरा ख्याल आप काफी हद तक रिलैक्स हो जाते मेरा हैं। जो टारगेट पोटेंशियल विक्टिम्स का है वो यही है। आप देखें ना, 3 साल का बच्चा भी आज आपको सैड नजर आएगा, 12 साल का बच्चा भी परेशान है। यूथ को समझ नहीं आ रही, वो पेरेंट्स को समझाना चाह रहे हैं कि आप हमें फैशन फील्ड में जाने दें। अब पेरेंट बात नहीं सुन रहे। पहले अम्मी अब्बू को नहीं मानते थे तो आप मुख्तलिफ खूबसूरत बहाने किया करते थे हम लोग कि अच्छा अच्छा खाना बना देंगे, आज अच्छी चाय लेके जाएंगे तो अब्बा अम्मा मान देंगे। अब अम्मा अब्बा भी फोन पे लगे हुए हैं, बच्चा भी फोन पे लगा हुआ है, बच्चे का एडवाइजर कोई और है, अम्मा अब्बा सुन नहीं रहे। वो जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसकी वजह से वो बच्चा भी स्ट्रेस में है। फिर वो, मैंने ये भी देखा है कि एक बच्ची थी, उसने अपने घर पे शी वांटेड टू सिंग, वो शी वाज अ वेरी गुड सिंगर। उसने अपने यूनिवर्सिटी में सिंगिंग कंपटीशन में लेना था, लेकिन उसके फादर नहीं मान रहे थे। उसने मनाया लेकिन उसके फादर नहीं माने। खैर उसने भी जिस तरह मनाया कि रात को मैंने कॉन्सर्ट पे जाना है, तो वो कोई मिडवे नहीं निकला, तो उसने 15 कर दिया और फोन पुलिस को ये कहा कि मेरे अब्बा मुझ पर तशद्दुद करते हैं। जितनी देर में पुलिस उनको लेके गई, वो कॉन्सर्ट करके वापस आ गई। तो ये जो रवैया है ना, इसको रेड लाइन पे जाने से पहले रोकना पड़ेगा। और वो रोकने का ये तरीका, हमने मतलब जो मैंने पैनल बनाया उसमें मेरे पास पेरेंटिंग कोचेस भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली ये दुआ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं मतलब जो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, जो अभी आने वाली जनरेशन है, मतलब जो अपकमिंग पेरेंट्स बनेंगे या जो बन चुके हैं हमारे, तो वो तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो इन चीज़ों को नहीं समझते। उन्होंने पुराना दौर देखा हुआ है। नहीं, हमारे पेरेंट्स ज्यादा अच्छे हैं। आजकल के पेरेंट्स की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इतने डिजिटल हैं। दे इवन तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है माजरत के साथ। मामलात में ऐसे हैं ना, मतलब हम अपने पेरेंट्स को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको उस चीज़ को समझ नहीं आई, लेकिन वो अपने उसी रेडियस में रहेंगे कि मतलब नहीं, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, डू यू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट के मदर कैन बी द बेस्ट फ्रेंड? हाँ बिल्कुल। आई डोंट सपोर्ट दिस क्योंकि हमने अब ये देखा है कि जब माँ बच्ची की बहुत ज्यादा दोस्त होती है तो बच्ची भी उसको ब्लैकमेल करी होती है कि आप भी तो अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, आज रात को लेट आई हैं, आप मुझे किस खुशी में रोक रही हैं। दैट डिस्टेंस इज रियली इंपॉर्टेंट बिटवीन मदर एंड द डॉटर। दोस्ती हो किसके साथ? नहीं, दोस्ती ना हो, लेकिन वो तरबियत का ये तरीका हो कि आपने सारी चीजें कन्वे भी करनी है, आपने सिक्योर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ साथ एक खौफ नहीं कहते उसको, लेकिन एक रिस्पेक्ट वाला मामला भी रखना है। हमारे यहाँ कैटेगरी बनी हुई है, मतलब बच्चे की अम्मा के साथ दोस्ती है, अब्बा के साथ वो जरा हेजिटेशन वाला मामला है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कैरी नहीं किया जा सकता कि अब्बा के साथ जरा झिझक वाला मामला होना चाहिए, अम्मा के साथ दोस्ती होनी चाहिए? नहीं, अम्मा के साथ दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप अम्मा पर भी उस तरह सवाल कर सकें जिस तरह आप किसी बेस्ट फ्रेंड पर कर सकते हैं। उसका मसला क्या होता है, मतलब अगर मैं अपना पॉइंट समझा पा रही हूँ, बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे आजकल के बहुत वोकल हैं। वो पहले की तरह के बच्चे नहीं हैं, वो अवेयर हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, उनके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर वो फिर हैंडल करने की कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो वो फिर एडवोकेसी के मामलात पर ना वो भूल जाते हैं कि वो बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो ज़रूरी नेसेसरी डिस्टेंस है वो होना चाहिए। दो बिल्कुल लास्ट पे आपका जो प्लेटफॉर्म है, हमारे व्यूअर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, वो किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं? Everybody can be my ambassador, everybody can be Dua Mirza, because I say myself, I am Dua Mirza and I am every woman, I am every man, I am every boy, I am every girl, I am every baby, because मैं ही चाहती हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो और मेरी आप हेल्प करें, आप और मैं आपकी हेल्प करूंगी। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन वी नीड मोर साइकोलॉजिस्ट ताकि हम उसका दायरा कार बड़ा कर सकें। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं है या किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, सो बी द पार्ट ऑफ माई कैंपेन, ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकें, डिटॉक्सिफाई कर सकें उन एलिमेंट्स को जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, और मेंटल हेल्थ को एज अ डिजीज लेने के साथ साथ उस पर काम किया जा सके, बल्कि उसको लेम एक्सक्यूज बनाकर उसको हम किसी और डायरेक्शन में लेके जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई बंदा डिप्रेस है, घर में बैठा है, आपकी वीडियो देख रहा है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। तो कैसे आपसे अप्रोच कैसे किया जा सकता है और आपके जो प्लेटफॉर्म है उस पर कैसे आ सकता है? कोई लोकेशन, कोई कांटेक्ट प्लीज? Okay, it's available, the physical office is available in Barbertown H1, and I'm very much active on Facebook. You can always get me through my page, that is Dua Pata Lagao, and my Facebook profile, that is Dua Mirza, DUAAMIRZA, and my phone number is 0335824827.
अब आपकी ऑडियो नहीं आएगी इधर, बस थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का पॉडकास्ट था और आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। और अगर आप इस नोबल काज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस नोबल कॉज को जो है वो सपोर्ट करें। और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो बजाय कि आप डिप्रेशन में दंसते चले जाएं, आप एक बार दुआ पता लगाओ से ज़रूर पता लगाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।